सोर्स इसका क्या है, तो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का आज हम लोग शॉर्ट नोट्स देखेंगे कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके लिए। 1857 की जो औपनिवेशिक नीति थी और शोषण का परिणाम था अंग्रेजों का, ठीक है। तो औपनिवेशिक नीति और शोषण के परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति होती है, जिसके आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, बाहरी कारण और सिपाहियों का असंतोष सभी इसके कारण थे, जिसको बारी बारी से हम देखेंगे। पहला है आर्थिक कारण। 1813 में एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति पहला कारण था। भारत में बनी चीज़ों पे उच्च टैक्स लगा देना, हाई टैक्स लगा देना। रेल सेवा के आने से ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को नष्ट हो जाना। इसमें मुख्यतः कपड़ा उद्योग प्रभावित हुआ था। कंपनी द्वारा खेती पर बेहद कम खर्च किया गया। जितना लगान वसूलता ज़्यादातर वो अपने प्रशासनिक कार्य, अपने कार्यों पर खर्च करता था, खेती पे बहुत कम खर्च करता था। भूमि हस्तांतरण वैध हो जाने से किसानों अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था और इनकी भूमि छीन जाती थी, है ना, किसानों की। तो ये आर्थिक कारण थे जिसने प्रोत्साहित किया 1857 की क्रांति को। अगला है सामाजिक कारण। राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में पहला था सहायक संधि, दूसरा था उत्तराधिकारी अधिनियम, जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं। यह किस पे लगा था, तो यह झांसी पे, उदयपुर पे, संभलपुर पे और नागपुर पे लगा था। और तीसरा जो कारण है वो है प्रभावी नियंत्रण। ये राजनीतिक कारण थे कुछ 1857 की क्रांति के। प्रशासनिक कारण क्या था, तो प्रशासनिक कारण में था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कहाँ था, तो पुलिस में भ्रष्टाचार था, निम्न अदालत में भ्रष्टाचार था, न्यायालय में भ्रष्टाचार था। जितने भी ऊंचे पद थे केवल और केवल अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था ऊंचे पदों पर। ये सारे इसके प्रशासनिक कारण थे। अगला है सामाजिक धार्मिक कारण क्या था। इस काल में योग्यता की जगह पर धर्म को आधार बनाया गया। इसका मतलब है कि जो कोई भी ईसाई धर्म को अपना लेता था उसके पद को बढ़ा दिया जाता, पदोन्नति कर दी जाती थी, प्रमोशन हो जाता था। और जो भी भारतीय धर्म का अनुपालन करने वाले लोग थे उन सभी को अपमानित किया जाता था। यहाँ पे जो है ईसाई मठ को क्या किया गया, फ्री कर दिया गया। और जो भी मंदिर और मस्जिद थे उन पर हाई टैक्स लगा दिए गए। अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को गुलाम समझते थे। ये सामाजिक और धार्मिक कारण था। इसमें महिलाओं की शिक्षा भी एक कारण था। अगला कारण है बाहरी घटनाओं का प्रभाव। तो यह विद्रोह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1838 से 42 में हुआ, उसके बाद पंजाब युद्ध जो 1845 से 49 एवं क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 से प्रेरित हुआ। इससे भारतीयों में ये धारणा बनी कि अंग्रेज जो है वो अजेय नहीं है, मतलब उन्हें भी पराजित किया जा सकता है। अगला जो कारण था वो था सिपाहियों के बीच असंतोष। सिपाही कौन थे, तो मूलतः बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। इस समय में इनकी सेना संख्या कितनी थी, 2,57,000 थी। इसमें मुख्यतः अवध और गंगा के मैदानी इलाके के भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण थे, ठीक है। सन 1840 के पश्चात सिपाहियों को जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह धारण करने से मना कर दिया गया। कोई भी ऐसा चिन्ह जैसे जनेऊ पहनना, ऐसा कोई भी चिन्ह, टीका लगाना, वो उस पर रोक लगा दिया गया कि 1840 के बाद आप जो है कोई भी धार्मिक चिन्ह धारण नहीं कर सकते। सन 1856 में एक आदेश के अंतर्गत सभी नए भर्ती सिपाहियों को विदेश में कुछ समय के लिए कार्य करना आरंभ कर दिया गया कि आपको विदेश में थोड़ा टाइम के लिए कार्य करना पड़ेगा। और उस टाइम में समुद्र पार जाना मतलब होता था अपने जाति को खो देना। मतलब ये हिंदू धर्म के लिए बहुत ही बुरी बात होती थी और वो इसे जो है अपने धर्म के खिलाफ समझते थे। सेना का वेतन कम, या अवध के यहाँ पे सेना का वेतन बहुत कम था। अवध और पंजाब जीतने के बाद इनका वेतन 7 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था। इनका वेतन जो है भत्ता समाप्त कर दिया गया और इनका वेतन बहुत कम था। कितना था, 7 रुपये प्रतिमाह था। अगला कारण था सैनिक विद्रोह का कि एनफील्ड बंदूक के उपयोग ने सिपाहियों की आशंका को और बढ़ा दिया कि कंपनी उनका धर्म जाति परिवर्तन करवाना चाहती है। इस समय यह अफवाह फैली थी कि कंपनी का शासन 1757 में पलासी के युद्ध से आरंभ हुआ था और सन 1857 में 100 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाएगा। इससे भी यह भड़का, ठीक है। चपाती और कमल के फूल भारत में अनेक भागों में वितरित होने लगे। ये आने वाले विद्रोह के लक्षण थे। पूछता है कि विद्रोह का संकेत में क्या बातें जगह जगह दिखाई देने लगे, तो चपाती और कमल के फूल। आटे में हड्डियों के चूर्ण की मिलावट की खबर ने सरकार के साथ सिपाहियों के मनमुटाव को और बढ़ा दिया। कारण थे जिसके कारण सिपाही विद्रोह हुआ था, जो हमने ऊपर देखा। अब हम पढ़ेंगे कि विद्रोह प्रारंभ कैसे हुआ। विद्रोह का प्रारंभ, नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था।
कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो उसे सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच यह अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र था, जबकि सूअरों की हत्या मुसलमानों के लिए वर्जित थी। ऐसे में दोनों के भावनाओं को ठेस लगा। क्या आया? एनफील्ड राइफल आया, जिसका ऊपर कारतूस जो था किसका बना हुआ था? चर्बी का। किसकी चर्बी का? तो कहा गया कि इसको गाय और सूअर की चर्बी का बनाया गया है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों रुष्ट हो गए। सबसे पहले बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसे कारतूस के प्रयोग का विद्रोह किया। सबसे पहले विद्रोह किसने किया? मंगल पांडे ने किया। कब किया? 29 मार्च 1857 को किया। किस छावनी के थे? बैरकपुर छावनी के। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। 29 मार्च 1857 को उन्होंने विद्रोह किया। 8 अप्रैल 1957 को उनको फांसी दे दी गई। 6 मई को सैनिकों ने फिर से विद्रोह किया। अब कंपनी भारतीय सैनिक से हथियार जब्त कर 10 वर्ष सजा देने लगी। अब क्या करने लगा? 6 मई को फिर से जब सैनिकों ने विद्रोह किया तो इनसे हथियार छीने जाने लगे। 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विद्रोह की घोषणा कर दी। मेरठ के सैनिक ने जेलों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त कराना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। कब? 10 मई 1857 को। इसका डेट कौन सा फिक्स किया था इन लोगों ने? 31 मई को। लेकिन गुस्सा में आकर इन्होंने पहले ही विद्रोह प्रारंभ कर दिया। मेरठ में मिली सफलता से उत्साहित सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। अब जो मेरठ में इनको सफलता मिली तो ये दिल्ली की ओर आए। दिल्ली आकर क्रांतिकारी सैनिकों ने कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है। और दिल्ली के जो आयुधागार प्रभारी थे, कौन थे? लेफ्टिनेंट विलोबी, उनकी भी हत्या कर दी थी। जब ये दिल्ली पहुंचे तो इन्होंने अपने प्रमुख के रूप में बहादुर शाह जफर को शासक घोषित कर दिया। मुगल का लंबा शासन भारत की राजनीतिक एकता के प्रतीक बन गया था। इस फैसले ने सिपाही के विद्रोह को क्रांतिकारी युद्ध में बदल दिया। किस फैसले ने बदल दिया क्रांतिकारी युद्ध में? तो बहादुर शाह को अपना नेतृत्वकर्ता या नेता घोषित करने या शासक घोषित करने के फैसले ने। सभी रजवाड़े शासक जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया जल्द ही मुगल शासन के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की। बहादुर शाह जफर ने शुरुआती हिचकिचाहट के पश्चात भारत के सभी प्रमुख और शासकों को पत्र लिखा और उन्हें संगठित होने के लिए प्रेरित किया। बहादुर शाह ने जो थोड़ा सा पहले हिचकिचाए, फिर सभी को पत्र लिखा और संगठित होने को प्रेरित किया। विद्रोह के आम लोगों की सहभागिता क्या थी? तो सिपाही विद्रोह को आम लोगों की सहभागिता भी मिली। विशेष रूप से उत्तर पश्चिम प्रांतों में अवध के लोगों का समर्थन मिला। किसका समर्थन मिला? अवध के लोगों का, जिसमें किसान, दस्तकार, दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, धार्मिक भिक्षु और पुजारी शामिल थे। एक आकलन के अनुसार अवध में लड़ने वाले पुरुषों 1.5 लाख पुरुष अवध में लड़े थे, जिसमें से 1 लाख से अधिक आम नागरिक थे। आम नागरिक की जो भूमिका थी वह बहुत ही गहरी थी और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है शाहमल, जो आम नागरिक थे और उनकी 1857 में क्या भूमिका थी उसको दिखाया गया। यूपी के बागपत के बड़ौद परगना में एक ग्रामीण शाहमल थे ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु रात रात गांव-गांव जाकर 84 गांवों के मुखियाओं और किसानों को संगठित किया। कितने गांवों के? 84 गांवों के। शाहमल ने दिल्ली के विद्रोहियों को सामान आपूर्ति की और ब्रिटिश मुख्यालय और मेरठ के बीच सभी आधिकारिक संचार को ठप कर दिया। और दुर्भाग्यवश जुलाई 1857 को अंग्रेजी अधिकारी डनलप ने इनको मार दिया, इनकी हत्या कर दी। अब विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता कौन थे? कहाँ इसके केंद्र हुए और कहाँ किसने नेतृत्व? बहादुर शाह जफर द्वारा किया गया नेतृत्व औपचारिक और नाममात्र का था। विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? जनरल बख्त खां ने किया था। बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुवा थे। जनरल बख्त खां कौन थे? तो बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुवा थे। विद्रोह का प्रमुख केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद, झांसी, इलाहाबाद, ग्वालियर, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, संभलपुर, हरियाणा, मथुरा, मेरठ और रायपुर था। ठीक है। कानपुर के नाना साहब जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उन्होंने क्या किया? अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया और अपने आप को बहादुर शाह के गवर्नर के रूप में मान्यता दी। 27 जून 1857 को सर ह्यूम व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्होंने इसे मार दिया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उसने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया। अंत में नए ब्रिटिश प्रधान सेनापति कौन आए? कैंपबेल आए, ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में यूरोपियों को छुड़ा लिया और लखनऊ को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया। कौन से रेजिमेंट? तो गोरखा रेजिमेंट की हेल्प से कैंपबेल ने।
रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर दिया। रोहिलखंड में खान बहादुर कंपनी द्वारा निर्धारित की गई पेंशन से असंतुष्ट होकर विद्रोह का झंडा बुलंद रखा और 40,000 सैनिकों की सहायता से लंबे समय तक संघर्ष किया। विद्रोह में एक छोटी रियासत के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया और 70 वर्षीय कुंवर सिंह ने सैनिकों के दानापुर से आरा पहुंचने पर इसको नेतृत्व प्रदान किया। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला मद्रास के मूल निवासी थे। ये फैजाबाद में इन्होंने जो नेतृत्व किया और मद्रास के निवासी थे। नहीं, जब 1857 के अवध में विद्रोह हुआ तो विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह में भाग लिया। कानपुर के पतनोपरांत तात्या टोपे ने झांसी पहुंचकर लक्ष्मीबाई के साथ विद्रोह प्रारंभ किया। इनकी सम्मिलित सेनाओं ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया और ग्वालियर के शासक सिंधिया ने अंग्रेजों को समर्थन देने का निश्चय किया। ग्वालियर के शासक ने क्या किया? अंग्रेज को समर्थन दिया। जून 1858 तक ग्वालियर जो है अंग्रेजों के कब्जे में दोबारा से आ गया। दमन कैसे हुआ? तो क्रांति का राष्ट्रव्यापी स्वरूप और भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश को देखकर अंग्रेज सरकार घबरा गई तथा नम्रतापूर्ण दमन की नीति अपनाई। क्रांतिकारियों के साथ साथ जनसाधारण का कत्ल किया, गांवों को लूटा, निर्दोषों को भी फांसी की सजा दी और जनरल नील के नेतृत्व में बनारस इलाहाबाद दमन की नीति अपनाई। जनरल नील के नेतृत्व में कमांडर इन चीफ जनरल एनसर ने रेजिमेंटों को आदेश देकर फिरोजपुर, जालंधर, फिल्लौर, अंबाला आदि में निर्ममता से लोगों की हत्या करवाई। पंजाब में सिपाहियों को घेरकर जिंदा जला दिया। विद्रोह को अंततः कुचल दिया गया और ब्रिटिश शासन ने एक लंबी और भयानक लड़ाई के पश्चात 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब कह रहा है कि 1859 के अंत तक भारत जो है वो ब्रिटिश सत्ता के पुनः काबिज हो गया। अब ये किसके कब्जे में आ गया? ब्रिटिश सत्ता के कब्जे में आ गया। कब? 1859 में। कह रहा है कि क्रांति जो असफल हो गया उसका कारण क्या था? तो सबसे पहले तो पहला कारण ये था कि विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल ना होना। बड़े जमींदार, तालुकदार, महाजन, व्यापारी ने विद्रोहियों को पूरी तरह से शोषण किया और ब्रिटिश में, क्योंकि वो ब्रिटिश संरक्षण में अधिक सुरक्षित महसूस करते थे, कारण था आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह को पीछे लौटने के तौर पर देखा। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत को आधुनिकता की ओर ले जाएगा और वे शामिल नहीं हुए। पटियाला के शासक, सिंध और अन्य सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर विद्रोह में शामिल नहीं हुए। दक्षिण भारत भी इससे प्रभावित नहीं हुआ और इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ा। एक संगठित एवं एकवद्ध विचारधारा का अभाव था। विद्रोही अलग अलग समस्याओं और तत्कालिक राजनीति के अवधारणाओं सहित विविध पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब किसी की एक समस्या थी ही नहीं, उन्होंने सब अपने अपनी समस्या के लिए सभी ने लड़ा और निश्चित समय की प्रतीक्षा ना करना अगला कारण था, क्योंकि इसका डेट जो है 31 मई को निर्धारित किया गया था, परंतु सैनिक आक्रोश में आकर 10 मई को ही विद्रोह कर दिए, जिससे क्रांति की योजना अधूरी रह गई और कुछ सैनिक 31 मई का इंतजार करते रहे, जिससे उनके हथियार छीन लिए गए। देसी राजाओं का देशद्रोह रिख, सांप्रदायिकता का षड्यंत्र इन्होंने रचा था। देसी राजा जितने कश्मीर के थे, सिंधिया था, होलकर थे, इन सभी ने क्या किया? इन सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया। सांप्रदायिकता का षड्यंत्र, अंग्रेज हिंदू मुसलमान को नहीं लड़ा सके, लेकिन सिख रेजिमेंट और मद्रास सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। पंजाब में बहादुर शाह के नाम से झूठा फरमान जारी कर दिया और विद्रोह के बाद प्रत्येक सिख को मार दिया जाएगा, ऐसा अफवाह फैला दिया गया कि 1857 के विद्रोह के बाद जब बहादुर शाह राजा बनता है तो वो क्या करेगा? प्रत्येक सिख को मार देगा। शास्त्रार्थों का अभाव, आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण विद्रोही आधुनिक शास्त्रार्थों का प्रबंधन नहीं कर सके। इधर अंग्रेजों के शास्त्र जो थे, मतलब जितने शस्त्र थे वो क्या थे? आधुनिक थे और हमारे परंपरागत थे। सहायक साधनों का अभाव, अब हमारे विद्रोह के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह जानकारी पहुंचाने के लिए रेल, डाक, तार, परिवहन की आवश्यकता थी और इन सभी पे अंग्रेजों का नियंत्रण था और हमारे पास इसका पूर्ण अभाव था। सैनिक संख्या में अंतर, विद्रोह करने वाले सैनिकों की संख्या पहले से ही कम थी और सरकार ने बाहर से भी सैनिक मंगवा लिए। कंपनी के पास जो था 96,000 सैनिक हो गए थे। विद्रोह की प्रकृति कैसी है? तो 1857 की विद्रोह की प्रकृति के विचारों में भिन्नता है। जॉन सीले इतिहासकार हैं, उनके अनुसार यह पूरी तरह से देशभक्ति रहित और स्वार्थी विद्रोह था। जॉन सीले ने कहा, ठीक है। और जॉर्ज रॉबर्ट्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था।
विलियम हेवर्ड रसेल के अनुसार यह धार्मिक युद्ध था और जवाहरलाल नेहरू के अनुसार यह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता का संगठित संग्राम था और विपिन चंद्र के अनुसार यह देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। मार्क्सवादी इतिहासकार के अनुसार 1857 का विद्रोह विदेशी और सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध सैनिक और किसान का संयुक्त लोकतांत्रिक संघर्ष था। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? भारत के शासन 1858 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथ में चला गया। सेना में भारतीय और यूरोपियों के सैनिकों का अनुपात 5:1 की जगह 2:1 कर दिया गया, जैसा कि सेना के प्रमुख शाखा जैसे तोपखाना को केवल यूरोपियों के हाथों में सौंपा गया। सेना में राष्ट्रीय भावना ना जागे, इसके लिए जाति समुदाय के क्षेत्र आधार पर रेजिमेंटों की स्थापना की गई। चौथा, फूट डालो और राज करो की नीति सामान्यतः जनता के लिए लागू किया गया। अंग्रेजों ने सोचा षड्यंत्र मुसलमानों का था, इसलिए उन्हें कठोर दंड दिया गया। अन्य क्षेत्रों में भी भेदभाव किया, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक मुसलमानों को हिंदुओं से बेहतर सुविधा देने की योजना बनाए और जिससे भेदभाव की भावना जगे। पांचवा परिणाम था ब्रिटेन की महारानी की घोषणा के अनुसार रियायतों के प्रति ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन किया गया और विलय की पूर्व नीतियों को छोड़कर शासकों को उत्तराधिकारी चुनने का अवसर मिला। ये जो था यह हमारे पक्ष में एक परिणाम था। छठा था कि ब्रिटिश शासन में भारत के लोगों को सामाजिक कृत्य और धार्मिक प्रयासों का सम्मान देने का निर्णय लिया गया। नवीन कृषि नीति प्रस्तुत की गई, जिससे किसान को बोझिल भूमि बंदोबस्त और राज्य के अत्यधिक कर मांग से मुक्ति प्रदान की। अंग्रेजों ने शिक्षित मध्यम वर्ग को विरोध करने और भूमि पत्तियों और राजकुमारों के समर्थन देने की नीति अपनाई, हालांकि ये बाद में इन्हीं को भारी पड़ी थी। 1861 में सेना विलय योजना ने कंपनी में यूरोपीय सेना और को क्राउन के अधीन कर दिया। किसने? 1861 के सेना विलय योजना ने। इसमें लिंक्ड बटालियन योजना के अंतर्गत समय समय पर इंग्लैंड के दौरे के माध्यम से यूरोपीय सेना को बेहतर किया गया। क्रांति के पश्चात पाश्चात्य शिक्षा पद्धति प्रारंभ की गई। क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि तथा राजनीतिक जागृति हुई, संगठन बनाने और एकता की प्रेरणा मिला, स्वतंत्रता आंदोलन की नई दृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अंग्रेजों के निर्ममता से दमन की नीति के फलस्वरूप उनका असली चेहरा भारतीयों के सामने आ गया। और ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे एक्स्ट्रा आपको स्पेक्ट्रम में कुछ भी नहीं मिलेगा। थैंक यू।